दमदार टेक्नोलॉजी रही है कभी, और उस टेक्नोलॉजी का उपयोग हो सकता है, ये भारत के लोग मानने के लिए तैयार ही नहीं है। तो उन्होंने एक उदाहरण दिया उसमें। उन्होंने कहा कि मैं एक बार यंग साइंटिस्ट की कॉन्फ्रेंस में भाषण देने के लिए गया। उस समय प्रेसिडेंट नहीं बने थे वो किताब तो पहले लिखी थी उन्होंने। तो उन्होंने कहा कि जब मैं भाषण देने के लिए गया तो मैंने कहा कि सबसे पहले टीपू सुल्तान ने रॉकेट की टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया था। तो वो यंग साइंटिस्ट मुझे कहने लगे ये अब्दुल कलाम का दिमाग खराब हुआ है। अरे हिंदुस्तान का रहने वाला टीपू सुल्तान रॉकेट की टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर सकता है? इम्पॉसिबल। मानने के लिए ही तैयार नहीं थे। हिंदुस्तान में कोई बहुत महत्व की टेक्नोलॉजी हो सकती है, इसको मानने से ही नकारा। इसलिए पहला काम टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो करने का काम है, महत्व का काम है, हमारे पास में जो इंडिजिनस टेक्नोलॉजी है उसका उपयोग करना। और कैसी है वो? जबरदस्त है। हमारी एनवायरनमेंट को और हमारी जरूरतों को पूरा करने वाली है। विवेकानंद जिन दिनों में अमेरिका में गए तो विवेकानंद के भाषणों से बड़े मोहित हो गए थे अमेरिका के लोग। पश्चिम के लोग जब मोहित होते हैं तो किसी पर बड़े ही मोहित होते हैं। तो सोचा ये भारत से एक सन्यासी आया है और हमको उल्लू बना रहा है ऐसी बड़ी बड़ी बातें करके। तो ऐसे किसी सभा में उनका लेक्चर था, व्याख्यान। सभा के बाद में एक व्यक्ति खड़ा हो गया। उनका भाई तुम बड़ी बड़ी फिलॉसफी की, दर्शन की, पता नहीं कैसी कैसी बातें कर रहे हो, एक बात तो तुम मान जाओ, टेक्नोलॉजी में तुम पिछड़े हुए हो। ऐसा किसी ने विवेकानंद को सवाल किया। तो विवेकानंद थे। विवेकानंद ने कैसा जवाब दिया। जवाब मजाक का है पर उसमें काम का सूत्र है। विवेकानंद ने कहा बिल्कुल नहीं, टेक्नोलॉजी में जितने एडवांस हम हैं तुम बिल्कुल ही एडवांस नहीं। कहा ऐसा कैसे हो सकता है? हमने इतनी इतनी बढ़िया बढ़िया टेक्नोलॉजी यहाँ निकाली है और तुम कहते हो हम एडवांस है। तो विवेकानंद ने कहा कि मैं तुमको 2 बर्तन दूं, स्वादिष्ट खाना बनाकर खिला सकते हो? तो चक्कर ये तो इम्पॉसिबल है, ऐसा कैसे हो सकता है? पश्चिम की किचन में तो बहुत औजार रहते हैं तब खाना बनता है। तो उन्होंने कहा ये संभव नहीं है। तो उन्होंने कहा तुम्हारे देश में 2 बर्तनों में खाना बनाकर खिला सकते हो? उन्होंने कहा खाना खिला बना सकते, बहुत अच्छा खाना बना के खिला सकते। क्या बना के खिला सकते हो? कहा एक बर्तन दाल के लिए चाहिए और दूसरा बर्तन आटा गूंदने के लिए, बाटी के लिए चाहिए। उपलों में बाटी बनाएंगे और दाल घी डाल करके खाएंगे, चकाचक दाल बाटी। तो उनका अच्छा। और उन्होंने कहा कि हमने और भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी निकाल ली है। विवेकानंद ने कहा एक बर्तन में स्वादिष्ट खाना बना के खिला सकते हैं। दिस इज आवर लेटेस्ट वर्जन। विवेकानंद ने कहा। उन्होंने कहा वो क्या है? एक बर्तन चाहिए, खिचड़ी बनाएंगे और घी डालेंगे, खाएंगे, मस्त हो जाएंगे। सूत्र क्या है? भारत की जो टेक्नोलॉजी है, इंडिजिनस टेक्नोलॉजी, कम इनपुट से ज्यादा आउटपुट करना। जिसको आप हाई टेक्नोलॉजी कह रहे हैं, जिसको आप एडवांस टेक्नोलॉजी कह रहे हैं, जिसको आप मॉडर्न टेक्नोलॉजी कह रहे हैं, उसमें इनपुट ज्यादा लगता है, रिसोर्सेज ज्यादा लगते हैं। ज्यादा इनपुट, ज्यादा रिसोर्सेज का काम लेकर के आप ज्यादा आउटपुट ले रहे हैं। इसलिए मैंने बताया था 80% नेचुरल रिसोर्सेज का प्रयोग करके दुनिया के 20% आबादी वालों ने वर्तमान स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग प्राप्त किया है। इसलिए भारत की इंडिजिनस टेक्नोलॉजी की जो ये खूबी है, इसको वर्तमान जरूरत के हिसाब से, वर्तमान समय के हिसाब से उसका अपग्रेडेशन करके प्रयोग करना, ये पहला काम करने का है। दूसरा काम क्या करने का है कि हम दुनिया में होने वाले परिवर्तनों से आंख बंद कर लें। इतने दकियानूसी ख्याल का होना चाहिए क्या मंगल विकास करने वाले लोगों को? ऐसा नहीं हो सकता है। तो हम दुनिया की तमाम तरह की टेक्नोलॉजी का उपयोग करेंगे, पर दूसरा करेंगे, देयर शुड नॉट बी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एज सच। सब चीजों की अंधी नकल कर लेना ये अकल का काम नहीं है। तो एडेप्टेशन ऑफ टेक्नोलॉजी करेंगे। दुनिया के तमाम ज्ञान का, दुनिया के तमाम विज्ञान का, दुनिया की तमाम टेक्नोलॉजी का हमारी जरूरत के हिसाब से उसमें परिवर्तन करके उसका उपयोग करना। तो टेक्नोलॉजी का विचार करते समय नई रचना में दोनों तरह का विचार करना पड़ेगा। परंपरागत टेक्नोलॉजी का सुधार करना और आधुनिक टेक्नोलॉजी में अपनी जरूरत के हिसाब से परिवर्तन करके उसका उपयोग करना। तब जाकर के हम अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। कौन सी टेक्नोलॉजी हमारे लिए उपयुक्त रहेगी, तो उसको 3-4 काम करना पड़ेगा, वो हमारे लिए उपयुक्त। पहला काम
ऐसी टेक्नोलॉजी हमारे लिए ज़्यादा अप्रोप्रिएट है जो बेरोजगारी न बढ़ाए, रोजगार बढ़ाए। हमको ऐसी टेक्नोलॉजी चाहिए जो पूंजी का और ऊर्जा का मिनिमम पॉसिबल प्रयोग करे तो सही, पर जिससे पूंजी का भी कम प्रयोग हो और ऊर्जा का भी कम प्रयोग हो। कम पूंजी और कम ऊर्जा से आप बढ़िया क्वालिटी का पर्याप्त उत्पादन दे सकते हैं क्या? ऐसी टेक्नोलॉजी का विकास हमको करना पड़ेगा, तब फिर एनर्जी क्राइसिस नहीं आएगा। और तीसरा काम करना पड़ेगा हमको, ऐसी टेक्नोलॉजी चाहिए हमको जो विदेशों पर हमारी निर्भरता ज़्यादा न बढ़ाए, तभी तो सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी करके हम डेवलप होंगे, नहीं तो डेवलप नहीं हो सकते। और आम आदमी की जरूरत की चीज़ों का जो मैक्सिमम उत्पादन कर सके, ऐसी विशेषताओं से युक्त टेक्नोलॉजी को अपनाना, ये पहला काम टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में नई रचना में करना होगा। दूसरी बात, इकोनॉमिक स्ट्रक्चरिंग कैसा बनेगा? तो उसके लिए मैं आजकल कह रहा हूं ग्राम संकुल आधारित विकेंद्रित अर्थ रचना। गांधी जी ने कभी ग्राम स्वराज की बात की थी। उन्होंने अपनी कल्पना में ये कहा था एक गांव सेल्फ रिलायंट बन जाएगा, आत्मनिर्भर बन जाएगा। मेरी इन दिनों में बहुत गांधीवादी अर्थशास्त्रियों से, गांधीवादी चिंतकों से, एक्सपेरिमेंट करने वाले लोगों से, सारे देश भर में बहुत सारे लोगों से चर्चा हुई। उस चर्चा में से लगभग हम जिस परिणाम पर पहुंचे हैं, आज के ज़माने में कोई अकेला गांव सेल्फ रिलायंट नहीं हो सकता। तो ये कल्पना करना, अकेला गांव नहीं हो सकता। आज जिस प्रकार के सारे तरह के मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन आ गए, ट्रांसपोर्ट के जैसे साधन आ गए, लोगों की ज़रूरतें जितनी बढ़ गई है, एक अकेला गांव अपनी ज़रूरत का तमाम साधन स्वयं ही पैदा कर लेगा, ये संभव नहीं है। इसलिए क्या लेना पड़ेगा हमको नई रचना में? एक ग्रुप ऑफ विलेज लेना पड़ेगा, फैमिली ऑफ विलेज लेना पड़ेगा, 10-15 गांवों का एक समूह लेना पड़ेगा। और ऐसे देश की इकोनॉमी में हम ग्राम संकुल, उसको मैंने कहा है, ग्रुप ऑफ विलेजेस कहा है, उसको जियो क्लाइमेटिक उसकी स्टडी करना पड़ेगा। और एक ग्राम संकुल मोर और लेस सेल्फ रिलायंट रहेगा, 100% वो भी सेल्फ रिलायंट नहीं रहेगा, परंतु वो ग्राम संकुल को हम कैसे स्वावलंबी बना सकते हैं, इसका प्रयत्न करेंगे। उसका कोई सामान अगर ये ग्राम संकुल पैदा नहीं कर पा रहा है तो फिर पड़ोस के ग्राम संकुल से लेगा, वहां से भी नहीं मिल पा रहा है तो फिर देश के दूसरे दूर के इलाकों से लेगा, वहां से भी नहीं मिल रहा तो फिर दुनिया के बाजार से मंगाएगा। क्रम ये चलेगा तो फिर कम साधनों से ज्यादा लोगों को रोजगार देते हुए एक डिसेंट्रलाइज इकोनॉमिक स्ट्रक्चर खड़ा किया जा सकता है। तो अर्थतंत्र के हिसाब से इस प्रकार का एक रीओरिएंटेशन करने की बात सोचना पड़ेगा। एक तीसरा काम और करना पड़ेगा, हमारी इकोनॉमी जो है वो कोई होमोजीनियस इकोनॉमी नहीं है, एक जैसा नहीं है। हमारी इकोनॉमी में बड़ी हेट्रोजिनिटी है। परमात्मा ने जितनी विविधता हमको दी है, दुनिया के किसी देश में इतनी विविधताएं नहीं है। तो आप एक सटा सटा बना बनाया एक ही जैसा मॉडल समूचे देश में लागू नहीं कर सकते। तो इसलिए मैं आजकल चर्चा कर रहा हूं ट्राई सेक्टर इकोनॉमिक मॉडल, त्रिक्षेत्रीय अर्थतंत्र बनाना पड़ेगा। 3 मोटे मोटे क्षेत्र अपनी अर्थव्यवस्था के ध्यान में आते हैं। एक ट्राइबल इकोनॉमी है, वन तंत्र है, एक रूरल इकोनॉमी है, ग्राम तंत्र है, और एक अर्बन इकोनॉमी है, नगर तंत्र है। हमारी गड़बड़ क्या हो गई इस समझ की, हम गांव को शहर बना देना चाहते हैं, हम वनवासी क्षेत्र को शहर जैसा बना देना चाहते हैं। उनकी जरूरतें अलग हैं, उनके रिसोर्सेज अलग हैं, उनकी आवश्यकताएं अलग हैं, उनको भिन्न प्रकार से एड्रेस करना पड़ेगा हमको। पर यह समझदारी विकसित न होने के कारण से गड़बड़ हो रहा है। एक उदाहरण देता हूं मैं आपको, कैसी गलती के कारण से, समझ की गलती के कारण से नुकसान हो रहा है। दांत साफ रहना चाहिए, यह उद्देश्य है ना, क्योंकि स्वस्थ रहना है तो दांत साफ रहना चाहिए। अब हम शहर में रहने वाले लोग तो अभागे लोग हैं, हमको दातुन मिलती नहीं। तो शहर के लोगों के लिए तो समझ में आ सकता है कि दांत साफ रखना है तो आपको पेस्ट चाहिए, आपको मंजन चाहिए। पर जो ट्राइबल एरिया में रहते हैं उनको तो दांत साफ करने के लिए दातुन बहुत आसानी के साथ उपलब्ध है।
अब विकास के नाम पर अगर आप ट्राइबल इकोनॉमी वालों को पेस्ट बेचने का काम शुरू करवाएंगे और पेस्ट बेचेंगे तो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज है कि नहीं है? पर हमने माइंडसेट कैसा बना लिया, विकास करना है तो पेस्ट चाहिए आपके पास में। तो ये गलत तरह का पैमाना है, माइंडसेट ऐसा बना लिया, इसको बदलना पड़ेगा। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है दांत साफ रखना। हम सलाद खाते हैं, सलाद। अब शहर के लोग तो कोई फ्रिज में रखकर सलाद खाए समझ में आ सकती है, और 5-5, 7-7 दिन की सलाद भी सलाद के नाम पर होटल्स में खाते हैं बेचारे, है ना? उसका पेमेंट भी ज्यादा करते हैं। भाई गांव का आदमी है, कोई वन क्षेत्र का आदमी सीधा जाएगा ना खेत में, गाजर निकालेगा, मूली निकालेगा, टमाटर निकालेगा, खाएगा, धोएगा, खाएगा। उसको ये 5-5 दिन की सड़ी हुई सलाद उस रूप में खाने की जरूरत क्या है विकास के नाम पर? तो कुल मिलाकर के माइंडसेट में कैसा बदल करना, पर माइंडसेट गलत हो गया है हमारा। तो ज्यादा उदाहरण लंबा नहीं करना चाहता, मैं जिस बात पर स्ट्रेस करना चाहता हूं, भारत के संबंध में मंगल विकास के बारे में सोचते समय हमको ट्राई सेक्टर इकोनॉमिक मॉडल के बारे में अलग अलग ढंग से इश्यूज को एड्रेस करना पड़ेगा और अलग अलग ढंग से उसका समाधान ढूंढना पड़ेगा। एक और भी प्रकार से अपनी इकोनॉमी का विभाजन है, वो ट्रेडिशनल विभाजन है। आप लोग सुनते होंगे हमारे देश में एक खेती का क्षेत्र है, एग्रीकल्चर सेक्टर है। हमारे देश में एक कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का क्षेत्र है और एक बड़े उद्योगों का क्षेत्र। आजादी के बाद में इस वेस्टर्न डेवलपमेंट फिलॉसफी ने हमको कितना भरमा दिया। क्या हुआ? बड़े उद्योगों को नाम क्या दिया हमने? बेसिक इंडस्ट्रीज। अब देखिए सेकंड 5 प्लान से क्या कहा जाता है इनको? बेसिक, आधारभूत उद्योग। तो इकोनॉमी के केंद्र में कौन आ गए? आधारभूत उद्योग। और छोटे उद्योगों को, कुटीर उद्योगों को नाम क्या दिया हमने? एंसिलरी इंडस्ट्रीज। देखिए नामों का बड़ा महत्व है, उसी हिसाब से सारी इकोनॉमी के इन्वेस्टमेंट के पैटर्न डिसाइड होते हैं। एंसिलरी टू हुम? तो ये जो छोटे उद्योगों को किनका दास बनाया, किनकी सेवा करने का हमने माइंडसेट रखा? बड़े उद्योगों की सेवा करो, उनके आगे हाथ जोड़ करके खड़े रहो, कृपा करके तुम हमको हुक्म दीजिए क्या हम तुम्हारे लिए पैदा करें और क्या तुम्हारे काम करें। तो दीज कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो भारत की इकोनॉमी के प्राण रहे कभी, उनको हमने बड़े उद्योगों की सेवा में लगा दिया और बचा कुचा क्षेत्र हमने किसको दिया? एग्रीकल्चर सेक्टर को दिया। मेरा यह कहना है कि नई रचना में इस रिलेशनशिप को उलटना पड़ेगा, रीओरिएंटेशन करना पड़ेगा, इस रिलेशनशिप को रीडिफाइन करना पड़ेगा। भारत की इकोनॉमी के केंद्र में जाएगा एग्रीकल्चर सेक्टर और एग्रीकल्चर सेक्टर की सेवा के लिए जाएगा कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एग्रीकल्चर की आवश्यकता पूरी करे, एग्रीकल्चर सेक्टर में जो कुछ पैदा होता है उसके एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज का निर्माण करे, और इन दोनों की सहायता के लिए फिर होने चाहिए बड़े उद्योग। तो रिलेशनशिप का जब माइंडसेट बदलेगा तो इन्वेस्टमेंट का पैटर्न बदलेगा, प्रोडक्शन का तंत्र बदलेगा, और ये जो समस्या हमारे देश में खड़ी हो गई है असमानता की, बेरोजगारी की, गरीबी की, ये बदलना शुरू होगा। तो इस प्रकार से भी एक बदल करने के बारे में हम लोगों को सोचना पड़ेगा। एक और मैं चर्चा कर रहा हूं, आजकल मुझको अनेक मेरे मित्र पूछते हैं कि साहब क्या आप आज के जमाने के हिसाब से दुनिया के देशों से टक्कर दे करके एक्सेलेंस हासिल करने के विरोधी आदमी हैं क्या? ऐसा मुझ पर आरोप लगाते हैं कुछ। मेरी शक्ल सूरत ही ऐसी है, उसके कारण से भी लगाते होंगे लोग। तो मैं इतना दकियानूसी ख्याल का आदमी नहीं हूं। तो एक और भी प्रकार से विचार करना पड़ेगा। अपनी इकोनॉमी में, अपने देश में एक और भी प्रकार का विभाजन है। एक हमारे देश में 15-20 करोड़ की पॉपुलेशन है और एक हमारे 80-90 करोड़ की पॉपुलेशन, दोनों का संसार अलग अलग है। ये जो 15-20 करोड़ की पॉपुलेशन है ये खास तरह की माइंडसेट के हैं, खास तरह की प्रतिभाओं के लोग हैं, खास तरह की जरूरत के लोग हैं। ये जो 15-20 करोड़ के पॉपुलेशन वाले लोग हैं, इनको हम वर्ल्ड की इकोनॉमी में एक्सेलेंस के लिए लगाएंगे, बेसिक रिसर्च के लिए लगाएंगे,
सब कामों के लिए तैयार करेंगे। आईटी में आगे बढ़े, हार्डवेयर में, सॉफ्टवेयर में, दोनों में आगे बढ़े। स्पेस रिसर्च में हिंदुस्तान एक्सेलेंट बनना चाहिए, इसमें ये 15-20 करोड़ की पॉपुलेशन के काम करेंगे। बेसिक साइंसेज की रिसर्च में लगना चाहिए, बहुत प्रतिभावान लोग हैं, समूची दुनिया भर में अपनी प्रतिभा का लोहा मना रहे हैं, इनको उसमें लगाने का प्रयत्न करेंगे। कॉपी करने वाले न बने। तो इस 15-20 करोड़ की पॉपुलेशन के लिए तमाम योजना करना, तमाम रचना करना, वो भिन्न प्रकार से करना पड़ेगा। और ये जो 80-90 करोड़ की पॉपुलेशन आम आदमी की है, उसकी ज़रूरतें भिन्न प्रकार की है, उसकी क्षमताएं भिन्न प्रकार की है, उसको साजो सामान मुहैया कराने का सारा सिस्टम अलग प्रकार का रहने वाला है। सबको आप उस लाइन में नहीं डाल सकते। तो एक 2 स्तरों पर साइमल्टेनियसली हमको योजनाएं चलानी पड़ेगी। 2 स्तरों पर साइमल्टेनियसली हमको काम चलाने के बारे में सोचना पड़ेगा। तब जाकर के हम अपनी इकोनॉमी की तमाम जरूरतों को संभाल सकते हैं। तमाम चीजों का रीओरिएंटेशन हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, उसके 2-3 उदाहरण देता हूं सरल सर। एग्रीकल्चर सेक्टर को लीजिए। हमारे देश में वस्तु स्थिति क्या है इस समय पर? 80% हमारे यहाँ का लगभग छोटा और सीमांत किसान है। उसकी एवरेज होल्डिंग क्या है? तो एवरेज होल्डिंग 1.5 हेक्टेयर की है लगभग ऑलमोस्ट। तो इतनी एवरेज होल्डिंग है। अब आपने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज बनाई है और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में बड़ी रिसर्चेज हो रही है। और हमने कहा भी कि हमने एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन लाया, हरित क्रांति लाया। 66-67 में बड़ा डंका पीटा ना अपन ने, एकदम हरित क्रांति आ गई। अब सवाल ये है, जिस बात पर आज विचार करने की जरूरत है बड़ी गहराई के साथ में, ये हरित क्रांति कहाँ आई और कहाँ रुक गई, और इस हरित क्रांति ने क्या दिया और क्या नहीं दिया, इसका ईमानदारी के साथ में इवोल्यूशन होना चाहिए। ये जो ग्रीन रिवॉल्यूशन वाला रथ है, ये कहाँ तेजी से दौड़ा? पंजाब में दौड़ा। मैं हरियाणा में रहता हूँ इसलिए हरियाणा में दौड़ा। कुछ मामला में आंध्र में दौड़ा, कुछ मामले में वेस्टर्न यूपी में दौड़ा, पर राजस्थान में नहीं दौड़ा बेचारा। गुजरात में भी ज्यादा नहीं दौड़ा वो, बाकी देश के इलाकों में ज्यादा नहीं दौड़ा वो। क्यों नहीं दौड़ा? तो जो हरित क्रांति के नाम पर क्या किया था हमने? हरित क्रांति के नाम पर हमारे देश की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में एक हाई यील्डिंग वैरायटी का सीड पैदा किया था। देसी सीड को कहा ये बेकार है, ये फिजूल है। तो क्या लाए हम? हाई यील्डिंग वैरायटी के सीड्स लाए डिफरेंट क्रॉप्स के लिए, जिनका खेती से थोड़ा बहुत संबंध होगा यहाँ। और यहाँ एग्रीकल्चर मिनिस्टर बैठे हुए हैं ना, तो इसलिए उनको तो थोड़ा बहुत जानकारी भी है। हाई यील्डिंग वैरायटी के सीड की तासीर क्या है? वो यील्ड कब देता है? उसको बाकी देसी बीज की तुलना में पानी ज्यादा लगता है। देसी बीज बोइए धरती पर और हाई यील्डिंग वैरायटी का सीड बोइए। हाई यील्डिंग वैरायटी का सीड तब रिजल्ट देगा जब आप उसको ज्यादा पानी दोगे। हमारे देश में इतना ज्यादा पानी तो देश के तमाम इलाकों में से नहीं मिलता है। और हुआ क्या? पंजाब जो पानी की दृष्टि से बड़ा रिच माना जाता था, आज पंजाब में जाकर के देखिए वाटर लेवल नीचे चला गया है, वाटर क्राइसिस हो गया है। किसने दिया ये वाटर क्राइसिस? इस तथाकथित हाई यील्डिंग वैरायटी के सीड ने दिया, नकल किया। दूसरी खासियत क्या है इस हाई यील्डिंग वैरायटी के सीड की? इससे अगर आप उपज लेना चाहते हैं तो केमिकल फर्टिलाइजर डालना पड़ेगा, इसको इंजेक्शन लगाना पड़ता है। जैसे किसी आदमी को शराब पिलाओ और शराब के नशे में वो खूब दौड़ता है, तो इस हाई यील्डिंग वैरायटी के सीड को भी केमिकल फर्टिलाइजर का इंजेक्शन लगाना पड़ता है, तब जाकर के ये एक बार जोश में आकर के यील्ड देता है। पर धीरे धीरे धरती की उर्वरा शक्ति को कमजोर कर देता है। और ये हाई यील्डिंग वैरायटी का सीड ठीक उसी प्रकार से है जैसे पश्चिम के लोग हैं। जैसे अपना आदमी तो रफ एंड टफ कंडीशन में काम करता है ना, पसीना बहता जाएगा, पसीना पूछता जाएगा और काम करता जाएगा। वो बेचारे कर सकते हैं पश्चिम के लोग, वो तो एयर कंडीशन में बैठ के काम कर सकते हैं। नाजुक होते हैं, बड़े जल्दी मुरझा जाते हैं, जल्दी बीमारी लग जाती है, छींक बड़ी जल्दी आती है। थोड़ा सा भी पानी इधर उधर का पी लिया बोतल के बिना तो फिर बीमार पड़ जाएंगे। तो जैसे उनकी हालत है ऐसे हाई यील्डिंग वैरायटी के सीड की हालत है। ये नाजुक होता है, रफ एंड टफ नहीं होता ये बीज, तो इसको रोग जल्दी लगते हैं, इसलिए पेस्टिसाइड चाहिए। तो इसको पैकेज कहा
जो एग्रीकल्चर नई टेक्नोलॉजी आया उसमें पैकेजिंग आया, तो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज ने हमारे किसान को क्या पढ़ाया और क्या समझाया, तुमको अगर एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन लाना है तो क्या करना पड़ेगा, हाई यील्डिंग वैरायटी का सीड बो, केमिकल फर्टिलाइजर डालो, पानी का खूब प्रयोग करो और पेस्टिसाइड डालो। रिजल्ट क्या दिया? अभी 2 वर्ष पहले मैं चंडीगढ़ में कॉन्फ्रेंस के लिए गया था, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट की कॉन्फ्रेंस थी, मुझको भी सुनने के लिए बुलाया था। तमाम एग्रीकल्चर साइंटिस्ट वहां रुदन कर रहे थे, बड़ा पाप हो गया हमसे, बड़ा अन्याय हो गया, इस सब के कारण से लैंड बैरन हो गई है, बेकार हो गई है। मुझको कहा कि आप भी बोलो, मैंने कहा मुझे तो एग्रीकल्चर साइंस आती नहीं, मैं क्या बोलूंगा। तो मैंने कहा कि एक सवाल का जवाब जरूर मैं आपसे मांगना चाहता हूं, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, कौन है जिम्मेवार? 2 साल पहले इसी चंडीगढ़ में एग्रीकल्चर साइंस की जब कॉन्फ्रेंस होती थी तो क्या पढ़ाते थे आप, क्या भाषण देते थे आप, क्या सिखाते थे आप? यही सिखाते थे ना, ये तमाम तरह से खेती करो। तो कुल मिलाकर के अपने देश की तासीर न समझने के कारण से, अपने देश की फितरत न समझने के कारण से अंधी नकल करने का कैसा परिणाम आता है, ये आज अपने देश की खेती भुगत रही है। फिर हमारे, क्या आपने कोई ऐसी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में रिसर्च की क्या 2-2.5 एकड़ की जमीन वाला किसान वो सेल्फ रिलायंट बन जाए? वो तो किया नहीं। बड़ा किसान वो तमाम तरह के एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट्स का और नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके ज्यादा उपज कैसे बढ़ा ले, वो तो हुआ है। छोटा किसान कैसे सेल्फ रिलायंट बन जाए, इसलिए छोटा किसान जमीन छोड़ रहा है बेचारा। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का आ रही है, पिछले 10 फाइबर प्लान में ये प्लान दिया गया कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होना चाहिए। तो कुल मिलाकर के सारा स्ट्रक्चरिंग बदल रहा है। ऐसा एक दूसरा उदाहरण देता हूं, हमारे हरियाणा में नेशनल डेयरी इंस्टीट्यूट है, आपके यहाँ पर भी होगा मुझे पता नहीं है, तो नेशनल डेयरी इंस्टीट्यूट है। एक बार मैं नेशनल डेयरी इंस्टीट्यूट देखने के लिए गया था, वहाँ के कुछ मित्रों के साथ ऐसे गपशप करने के लिए, चर्चा करने के लिए बैठा। मैंने पूछा भाई व्हाट इज योर कंट्रीब्यूशन, क्या किया आप लोगों ने? उन्होंने कहा हमने तो गजब कर दिया साहब। क्या किया गजब? उन्होंने कहा जर्सी गाय पैदा कर दी हम, 20 किलो दूध देती है, 25 किलो दूध देती है, हमने नई भैंस का ब्रीड तैयार किया है, और इसलिए अब देश में बारी है व्हाइट रिवॉल्यूशन की। एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन तो आ चुका ना, तो अब व्हाइट रिवॉल्यूशन लाएंगे। मैंने उनको समझाया कि भाई ये तुम्हारी जर्सी गाय, ये तुम्हारी भैंस, पहली बात तो ये जर्सी गाय गाय है ही नहीं, अब तो सिद्ध हो चुका है। और मान भी ले तो इस जर्सी गाय को एक सामान्य आदमी अफोर्ड कर सकता है क्या? तो सामान्य आदमी तो उसको अफोर्ड नहीं कर सकता, उसके भी बड़े नखरे होते हैं, उसको संभालना, उसको पालना, उसको मेंटेन करना, इट इज वेरी टफ जॉब, सामान्य आदमी का काम नहीं है। मैंने कहा कि तुम्हारा दिमाग ये क्यों नहीं चला, हमारे यहाँ की सामान्य गाय कोई 1.5 किलो दूध देती है, कोई 2 किलो दूध देती है, आपने डेयरी इंस्टीट्यूट में इस बात की रिसर्च क्यों नहीं की कि 2 किलो दूध देने वाली गाय का दूध 4 किलो हो जाए? व्हाइट रिवॉल्यूशन आ जाता कि नहीं आ जाता? देश में आ जाता ना। तो देश की परिस्थितियों के हिसाब से विचार करना, इसके संबंध में हमारे अपने देश में विचार नहीं हुआ, और इसलिए मेरा ये कहना है कि हमको अपने देश की इस संपूर्ण रचना का विचार करते समय और इस प्रकार का रीओरिएंटेशन के बारे में बहुत विस्तार से विचार करना पड़ेगा। अगली बात मैं कहना चाहता हूं प्रोडक्शन प्रोसेस के बारे में, उत्पादन का तौर तरीका कैसा रहे। तो वर्तमान जो उत्पादन का तरीका है ना, वो तो फिजूल खर्चे वाला है। तो उसके लिए एक नए तरीके का उत्पादन लाना पड़ेगा। उसके लिए मैंने शब्द प्रयोग किया है रोजगार केंद्रित मितव्ययी उत्पादन प्रक्रिया। जरा थोड़ा समझाता हूं उदाहरण से। वर्तमान में क्या हो रहा है, कोई इनपुट उठाते हैं हम, कोई भी उत्पादन करने के लिए जो साधन है ना उसको उठाते हैं और उसकी प्रोसेसिंग होती है। वर्तमान उत्पादन की प्रक्रिया बड़ी राउंड अबाउट प्रोडक्शन प्रोसेस है, बड़ा चक्कर लगाती है। एक जगह से सामान उठेगा और कई जगह पर चक्कर लगाते लगाते बनते बनते फिर फिनिश प्रोडक्ट तैयार होगा और फिर कंज्यूमर के पास पहुंचेगा। इस सारे दौरान में इतना वेस्टेज होता है रिसोर्सेज का, अल्टीमेट कंज्यूमर के पास पहुंचते पहुंचते बहुत बड़ा वेस्टेज हो गया। अगर कोई इनपुट आउटपुट एनालिसिस करे तो ध्यान में आएगा